गांव और कस्बों पर पड़ता है। और नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की दस्तक 60 सेकंड में हिंदुस्तान की हर वो खबर हम आपको दिखाएंगे। हमारा दावा है कि आधे घंटे में ना तो किसी राज्य की और ना ही किसी शहर की और ना ही किसी गांव की कोई भी खबर हम आपसे छूटने देंगे। हर उस खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है और जो कहीं और आपको नहीं दिखाई देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 60 सेकंड में खबरें। चलिए इसी बीच अगली और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर मेरठ में नाबालिग से दरिंदगी का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। नशीला पदार्थ खिला करके गैंग रेप का आरोप है और नाबालिग को निर्वस्त्र कर दरिंदों ने वीडियो तक बनाया, जिसे वायरल करने का भी काम इसके बाद किया गया था। ये तस्वीरें आपका सिर शर्म से झुका देंगी, क्योंकि इस वीडियो में एक महिला के साथ कुछ लड़के हैवानियत की सभी हदें पार करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां मणिपुर जैसी दरिंदगी सामने आई है। यहां एक लड़की को पहले लड़कों ने नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके बाद ये आरोपी इस लड़की को जंगल में ले गए। यहाँ इन्होंने न सिर्फ इस लड़की के साथ गैंगरेप किया, बल्कि इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो में लड़की बिना कपड़ों के दिखाई दे रही है, तो ये लड़के इसके सामने मौजूद हैं। इस दौरान जब लड़की इनसे अपने कपड़े मांगती है, तो ये उसकी पिटाई भी करते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 3 महीने पुराना है, जो हाल में वायरल हुआ है। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि ये सभी आरोपी पिछले 2 साल से लड़की के साथ रेप करते आए हैं। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तो वहीं आज हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात का जिक्र किया था और इस बात की पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट अपना फैसला आज सुना सकता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी के जिला जज के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को लेकर 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया था, जहां एक बार फिर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को लेकर सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर आज दोपहर 3:30 बजे फैसला सुनाएगा। तब तक एएसआई के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। तो वहीं हाईकोर्ट ने एएसआई के अफसर को भी पेश होने का आदेश भी दिया है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसमें कहा गया है कि जांच से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का सच क्या है, ये बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे अपने अपने हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत का पता करने के लिए पूरा मामला कोर्ट में है। यूपी के बिजनौर से झूठे मुकदमे में फंसाकर पैसे की डिमांड करने वाली एक शातिर महिला, जो झूठे केसों में लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठती थी, पुलिस ने उस महिला के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, हैरानी वाली बात तो यह है कि महिला इतना ही नहीं रुकी है और जबकि पुलिस जांच भी कर रही है, तो हैरान कर देने वाले खुलासे भी हुए। अब इस 60 सेकंड की पूरी रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं कि पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर पैसों की डिमांड करने वाली एक शातिर महिला के साथ ही 2 लोगों को बिजनौर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मामले पर पकड़ी गई महिला मूल रूप से असम की रहने वाली जमीला है, जो बिजनौर में पूजा शर्मा बनकर रह रही थी। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुकदमे की जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस ने बताया कि पूजा शर्मा का असली नाम जमीला खातून है और वो दिल्ली की नहीं बल्कि असम के कस्बा लालबरी सीलाबोरी की रहने वाली है। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में है कि पूजा शर्मा का असली नाम जमीला खातून डॉटर ऑफ रजब अली है, जो कि असम के जिला दरांग की रहने वाली है। तो वहीं पुलिस ने जांच के दौरान जमीला खातून के नाम से पैन कार्ड, बैंक खाता और निर्वाचन कार्ड बरामद किया है।
पुलिस ने जमीला के कागजात की जांच कराई तो आधार कार्ड फर्जी पाया गया, बल्कि पैन कार्ड और बैंक खाता कागजात जांच में सही पाए गए हैं। तो लखनऊ दिल्ली हाईवे में के बड़ा हाईवे बाईपास पर बिथरी चैनपुर क्षेत्र में नवादिया झादा चौराहे पर ही अनियंत्रित हुए तेज रफ्तार ट्रक ने कार और 2 बाइक और स्कूटी में टक्कर मारी और इस हादसे में ट्रक के पहिए के बीच फंसकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। देखिए ये हादसा किस तरह से हुआ और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना भी कैद हुई है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए, आप सहम जाएंगे, जान हलक पर आ जाएगी और आंखें बंद करने को आप मजबूर हो जाएंगे। सड़क हादसे की ऐसी तस्वीर है जो आपकी रूह को कपा देगी। कैसे महज चंद सेकंड में एक कार का ट्रक से सामना हुआ। तस्वीरों में देखिए कैसे गाड़ियां पार करते करते एक कार मौत से टकरा गई। दरअसल ये वीडियो लखनऊ दिल्ली हाईवे के बड़ा बाईपास में नवदिया झादा चौराहे का है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही जारी है तो वहीं बाईपास पर ट्रक, कार, बाइक वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन व्यस्त सड़क को पार करने के लिए चारों तरफ से वाहनों का चलन जारी है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है कि तभी अचानक सामने से आ रहे ट्रक ने कार चालक और चौराहे पर खड़ा एक स्कूटी चालक गिर जाता है। बेकाबू ट्रक लाइट के पिलर को उखाड़ते हुए कार को अपनी चपेट में ले लेता है और कार को आगे तक घसीटते हुए कुछ दूर तक ले जाता है। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई तो वहीं कार में सवार सभी 4 लोग घायल हैं। तो वहीं दिल्ली में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जहां पर नागलोई में एक जूस कॉर्नर में गन्ने का जूस में थूक डालते हुए एक शख्स देखा गया, जिसके बाद से वहां खड़ी भीड़ ने क्या क्या किया है उसके साथ में दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला 60 सेकंड के इस रिपोर्ट में। भाई अगर तूने थूका जूस मेरे सामने, तूने थूका उसके अंदर, तूने पान मसाला थूका उसके अंदर, उसका नाम है वीडियो में। तेरा नाम क्या है? ये भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, यहाँ ना तो कोई चौपाल लगी हुई है। ये भीड़ एक जूस की दुकान पर लगी हुई है जो रोज आने जाने वाले लोगों को गन्ने का जूस पिलाता है। अब आपको इस भीड़ होने का मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली के नांगलोई रेलवे स्टेशन पर इस दुकानदार की ऐसी हरकत लोगों ने पकड़ी कि शायद ही आप बीच बाजार में जूस न पी पाएं। इस लड़के का नाम अब्दुल रहीम है। यही है वो दुकानदार जो अपने गन्ने के जूस में लोगों को थूक डालकर जूस पिलाता है। सोशल मीडिया में ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। तूने पान मसाला थूका उसके अंदर। लोगों की भीड़ ने इस आरोपी अब्दुल को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन पकड़े जाने पर अब्दुल बार बार इस बात से इनकार करता रहा। तो वहीं आसपास के लोगों ने ये भी कहा इससे पहले भी इसको एक बार थूकते हुए पकड़ा गया था, लेकिन दुकानदार ने दुर्व्यवहार करते हुए उसे अपनी दुकान से भगा दिया था। रील बनाने की ऐसी लत लगी है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक मां ने महंगा आईफोन खरीदने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को ही बेच दिया है। तो देखिए किस तरह से ये शौक इस महिला को लगा कि उसने अपने जिगर के टुकड़े को यहाँ पे चंद रुपयों के लिए बेच दिया है। और इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त होता है जब महिला के पड़ोसी उससे उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं और वो जवाब देने में असमर्थ रहती है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इंटरनेट की दुनिया में स्मार्टफोन सबके हाथों में है और स्मार्टफोन के लिए इंसान किस हद तक गुजर सकता है यकीन कर पाना मुश्किल है। सोशल मीडिया में खुद को वायरल करने के लिए आए दिन लोग नए नए आइडियाज को अपना रहे हैं। तो कोई स्मार्टफोन के लिए इस कदर के लिए गिर जाएगा समझ से परे है। दरअसल पश्चिम बंगाल के 24 परगना से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने महंगा आईफोन खरीदने के लिए अपने जिगर के टुकड़े यानी कि 8 महीने के बच्चे को ही बेच दिया। जिसने भी इस पूरे मामले को सुना वो सुनकर सन्न रह गया। फिलहाल बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है, साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि आरोपी महिला रील बनाने के लिए कई जगह पर ट्रैवल करती थी और लोगों को शक हुआ कि उनका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पड़ोसियों ने कपल से उनके बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं बताया। पड़ोसियों के दबाव के बाद कपल ने बताया कि उन्होंने पैसों के लिए बेटे को बेच दिया। तो वहीं बाद में पुलिस ने बच्चे को खरदाह की रहने वाली एक महिला से छुड़ा लिया। बहरहाल मामले की तफ्तीश जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी आज सीकर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं पीएम मोदी इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे और इसके साथ ही सीकर जिले में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिखाते हैं आपको 60 सेकंड की रिपोर्ट।
राजस्थान में लाल डायरी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी आज सीकर का दौरा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का सीकर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान किसान और जवानों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीकर में बड़ी संख्या में लोगों को लाने का भी टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि साल 2024 में आगामी लोकसभा के चुनाव होने हैं। वहीं राजस्थान के नजरिए से देखें तो साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार चुनाव बीजेपी सीकर में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में इस बार पीएम मोदी किसानों और युवाओं के साथ साथ जाट वोटर्स को भी एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। 8 जुलाई को बीकानेर लोकसभा सीट में हुई पीएम मोदी की सभा के बाद इस महीने राजस्थान में उनका दूसरा दौरा होगा। अब तक हुई सभाओं में पीएम मोदी ने गुर्जर मीणा आदिवासी और एससी बेल्ट पर फोकस किया, लेकिन इस बार पीएम मोदी किसानों को खासकर जाट समाज को साधने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त पीएम मोदी आज जारी करने जा रहे हैं और इसी दौरान 14वीं किश्त के दौरान 8.5 करोड़ किसानों को इससे सीधा फायदा होगा। किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 2000 रुपए। इंतजार कर रहे हैं लाभार्थियों का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किस तरह से राजस्थान के सीकर में किसान सम्मान निधि की किसानों को 14वीं किश्त मिलने वाली है। पीएम मोदी आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 14वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी आज राजस्थान के सीकर में किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त को जारी करेंगे। पीएम मोदी आज करीब 17,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जारी करेंगे, जिसका फायदा देश के करीब 8,500 करोड़ किसानों को मिलेगा। किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम मोदी करीब 17,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को देश को समर्पित करेंगे। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए सालाना 6,000 रुपए देती है। 4 महीने के अंतराल पर ये किस्त दी जाती है। सरकार ने ये योजना साल 2019 में शुरू की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बजाय अब प्रेम कहानियों की चर्चा जोरों पर हो रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान में ये भी चर्चा है कि अगर अंजू भारत लौटती है तो फिर उसकी हत्या की साजिश भी की जा सकती है। दिखाते हैं पूरा मामला 60 सेकंड की रिपोर्ट। इसे इत्तेफाक माने या प्यार का जुनून, एक तरफ अपने प्यार की खातिर शादीशुदा सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए हिंदुस्तान पहुंच गई, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। सोशल मीडिया से दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए सरहद पार कर दी। एक ने गैर कानूनी तरीके से तो दूसरी ने कानूनी तरीके से। ऐसे में अब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बजाय प्रेम कहानियों की चर्चा जोरों पर चल रही है और ऐसे में अब पाकिस्तान में ये भी चर्चा है कि अगर अंजू भारत लौटती है तो उसकी हत्या की साजिश भी की जा सकती है। तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी संभावना जाहिर की कि अपने 1 महीने के वीजा की समाप्ति पर वो भारत के बजाय किसी दूसरे पड़ोसी देश में भी जा सकती है। तो वहीं अंजू के प्रेमी नसरुल्लाह ने एक हलफनामा दिया है, जिसमें नसरुल्लाह ने कहा है कि अंजू महीने के आखिर तक पाकिस्तान से निकल जाएगी, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना गुनाह नहीं पाप है और इस पाप की दोष अंजू और सीमा दोनों हैं। तो दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर, एक अजूबा जो अब सच हो गए और जिसने दुनिया को ये भी कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। आधुनिक भारत का अजूबा सच हुआ। 123 एकड़ में फैला ITPO कॉम्प्लेक्स ने आकार ले लिया और एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर तैयार हो गया जिसकी इस दुनिया भर में कोई सानी नहीं। खूबसूरत है, दिलकश है, भव्य है, विराट है। हिंद की ये वो पहचान है जो दुनिया के लिए नजीर बन गया। पूजा पाठ मंत्रोच्चार के बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये कन्वेंशन सेंटर चमक रहा था, तो इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने वाले श्रमिकों का जब प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान किया
तो दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें संस्कार भी थे और हर वर्ग के लिए सम्मान भी। हिंदुस्तान का लोहा तो पहले ही दुनिया मानती है और अब इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हर किसी की आंखों को चकाचौंध किए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और औरंगजेब को लेकर जोरदार हमला बोला है। ऐसे में यूपी की सियासत में भी औरंगजेब और शिवाजी महाराज की एंट्री हो चुकी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला समझेंगे। यूपी की राजनीति में भी औरंगजेब और शिवाजी महाराज की एंट्री हो चुकी है। खुद सीएम योगी ने एसपी सरकार का औरंगजेब प्रेम हर किसी के सामने जाहिर किया और ये सवाल भी पूछ डाला कि आगरा में औरंगजेब का आखिर क्या काम। तो इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार औरंगजेब की याद में संग्रहालय बना रही थी, लेकिन हमारी सरकार शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनवा रही है। मुख्यमंत्री के निशाने पर औरंगजेबिया गैंग था, तो सीएम योगी ने इस बात को भी जाहिर किया कि हमारा औरंगजेब जैसा आक्रांताओं से क्या संबंध, उनका नाता तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी से है। शिवाजी महाराज और औरंगजेब के जरिए मुख्यमंत्री योगी ने यूपी से बैठे बैठे महाराष्ट्र की राजनीति को भी साध लिया। 24 का चुनाव सामने है, ऐसे में टीबू का औरंगजेबिया प्रेम और सीएम योगी का ये प्रहार एसपी के लिए मुश्किलें पैदा जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सीमा तो बच गई, लेकिन अंजू पाकिस्तान जाकर फंस गई है। जी हां, हिंदुस्तान की अंजू अब फातिमा जो बन चुकी है, तो उसके जबरदस्ती धर्मांतरण की साजिश का भी खुलासा पाकिस्तान से सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान जाकर फातिमा बनी। वो जब तक हिंदुस्तान में थी अंजू के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जैसे ही उसने सीमा पार की और पाकिस्तान पहुंची तो अंजू से फातिमा बन गई। हिंदुस्तान की अंजू की इस कहानी में फातिमा बनने तक कई साजिशों की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो अंजू कुछ वक्त पहले तक ना तो निकाह होने की बात को कबूल कर रही थी और हिंदुस्तान वापस आने की बात बोल रही थी, वही अंजू कुछ समय बाद पाकिस्तान के दीर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुर्का पहनकर दाखिल होती दिखी। चंद घंटों में जैसे अंजू ने धर्म परिवर्तन किया और निकाह किया, वो किसी के गले नहीं उतरता। तो सवाल खुद पाकिस्तान में भी इसी को लेकर पूछे जा रहे हैं। इस ट्वीट को देख लीजिए, कैसे अंजू के प्री वेडिंग शूट को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। जिस तरह से अंजू और नसीरुल्लाह दोनों ही लगातार अपने बयान बदल रहे थे, वो किसी बड़ी साजिश को बयां करते हैं। तो अचानक आया अंजू का ये प्री वेडिंग शूट और उसका निकाहनामा पाकिस्तान की आईएसआई की नापाक करतूत की ओर भी इशारा करता है। एक और अंजू लगातार आईएसआई के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, तो हिंदुस्तान में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। दरअसल अंजू के खिलाफ जहां हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, तो फिर उसके परिवार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अब अंजू को अपनाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, आईएसआई का पर्दाफाश हो चुका है। कितनी नफरत है पड़ोसी मुल्क को हिंदुस्तानियों से, इसका खुलासा अंजू मामले में अब सामने आ रहा है। अंजू को चंद घंटों में जैसे मुस्लिम बनाया गया, उसका और नसरुल्लाह की प्री वेडिंग शूट का वीडियो आया, अंजू के निकाह का हवाला दिया गया। उस हर कड़ी में पाकिस्तान का एजेंडा अब साफ साफ नजर आ रहा है। इधर अंजू पाकिस्तान में है और दूसरी ओर भारत में अंजू के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। अंजू की कहानी ने पूरे हिंदुस्तान को सन करके रख दिया है। तो अंजू की सीमा पार वाली इस दास्तान से उसका परिवार भी अब हिल गया है। परिवार अपने घर को छोड़ चुका है। तो जो अंजू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, वो भी पाकिस्तान जाने के बाद कई घंटों से कहीं गायब है। तो इधर हिंदुस्तान में भी अंजू के परिवार ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया है। अंजू पाकिस्तान में कड़े पहरे में है, 50 जवान उसकी रखवाली कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मंजू को इतनी सुरक्षा पाकिस्तान में क्यों दी जा रही है। मणिपुर की हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर नजर आ रहा है। तो संसद में हंगामा लगातार जारी है, तो वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया है। उधर राज्यसभा में खड़गे और धनखड़ के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है।
पिछले 2 दिनों से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच चल रही खट्टी मीठी नोकझोंक आज भी जारी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में प्रधानमंत्री के जवाब की मांग कर रहे थे। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब वो बोलने लगे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। विपक्ष ने मंत्रिपरिषद में अविश्वास जाहिर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले सांसदों को खड़ा होने को कहा। सांसद खड़े हो गए, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार को चुनौती देने के लिए लाया जाता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया। इसके मुताबिक सरकार को बहुमत न मिलने पर इस्तीफा देना होता है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला हुआ, इसीलिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का पीएम मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें उन्होंने पहले तो वृंदावन के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया और साथ ही इसके बाद रामकृष्ण मिशन धर्मार्थ अस्पताल भी पहुंचे, जहां पर सिटी स्कैन सेंटर का भी उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि वृंदावन के ज्यादातर इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म कर्तव्य से जुड़ा है, सदाचार और अनुशासन से जुड़ा है। यदि आत्म अनुशासन नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वास्तव में धार्मिक कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि काशी में इस बार 700 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं वृंदावन मथुरा में 6 करोड़ से अधिक लोग आए। इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर धार्मिक भाव है और वो धर्म से जुड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो यूपी के बागपत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यमुना में धमाके के साथ ऊंची ऊंची लहरें उफान मारने लगी। जी हां, और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि आनन फानन में पुलिस को बुलाना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। धमाके के साथ तूफान मारती यमुना की इन लहरों को देखिए। लहरों को इतनी ऊंचाई तक उठता हुआ देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। तस्वीरें यूपी के बागपत की है, जहां के गांव जागोस में अचानक यमुना नदी में धमाके के साथ लहरें उठने लगी। ये लहरें करीब 30 फीट ऊंचाई तक उठती दिखाई दी। इस तरह लहरों के धमाकों से गांव और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव से निकलकर लोग यमुना किनारे पहुंचने लगे। धमाका इतनी तेज था कि गांव के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जानकारी के मुताबिक यमुना के हरियाणा वाले किनारे पर आईजीएल कंपनी की पानीपत दादरी पाइपलाइन है, जो अचानक फट गई। गैस पाइपलाइन फटने से धमाका होने लगा और यमुना की लहरें समुद्र की तरह उफान मारने लगी। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल गैस की सप्लाई को बंद कर दिया गया है और आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।